एक अहम राज फाश हुआ, और अहम राज ये फाश हुआ कि आसिफ अली जरदारी से कुछ आला लोग शायद खुश नहीं हैं और उनको उस ओहदे से हटाया जा रहा है। लगता यूं है कि आसिफ अली जरदारी साहब को भी अब हीरो बनाने का शायद वक्त करीब आ पहुंचा है। और अब आसिफ अली जरदारी साहब के मुतालिक एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं जिनका नाम है फ़खर दुरानी। फ़खर दुरानी ने यह राज फाश किया है कि दर हकीकत पिछले साल जुलाई के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से कुछ लोग शामिल थे, और वो ऐवान सदर के अंदर मीटिंग हुई थी जिसमें आसिफ अली जरदारी और दूसरा बड़ा नाम था मोहसिन नकवी साहब शामिल थे। मैं जो खबर दे रहा हूं गौर से सुनिएगा, बहुत अहम खबर देने वाला हूं। आपको मालूम है सिंध के अंदर बेतहाशा मुजाहिरे हुए थे कैनाल के हवाले से। कैनाल के हवाले से जो मुजाहिरे हुए थे उसे इब्तदाई तौर पर सिंधी कौम परस्तों ने ऑपरेट किया था, उसके बाद इसके अंदर GDA शामिल हुई थी और उसके अंदर बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हुई थी। यहां पर बराह रास्त यहां पर मौजूद पुलिस एहलकारों को जदोकोप किया जाता था, उन्हें मारा जाता था और सिंध हुकूमत उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती थी। सड़कें बंद की जाती थी, आने जाने वालों को तंग किया जाता था, सब कुछ मामला हो रहा था और सिंध हुकूमत कहती थी कि हम इन एहतजाजी मुजाहिरों के साथ शामिल है। अब यहां एक बड़ा अहम राज फाश हुआ है, सीट बेल्ट बांध लीजिए, जो राज मैं आपको बताने चाह रहा हूं। यहां पर सिंध के अंदर आमतौर पर यह शुकूक जाहिर किया जाता है कि जब कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किल के अंदर होती है तो वो सिंध कार्ड इस्तेमाल करती है, और यहां पर सिंध कार्ड कालाबाग के मामले पर हो या दीगर मामला पर वो सिंध कार्ड खेलती है और सिंध के कौम परस्तों को आगे करती है, और पीछे से ये सारा कार्ड वो खेल रही होती है। ये इल्जाम आयद किया रहा है। अभी फ़खर दुरानी ने जो खबर लीक की है उसके मुताबिक यह है कि जितने भी मुजाहिरे हो रहे थे ये दर हकीकत एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट था और SICF का, जिसमें 6 कैनाल्स निकालनी थी। इसके खिलाफ जो मुजाहिरे हुए थे इनके पास, मुजाहिरीन के पास जो डिटेल्स थी, जो इनके लीडरों के पास डिटेल्स थी, ये उसी मीटिंग की डिटेल्स थी जो वहां से लीक हुई थी। तो फिर ये लीक किसने की थी? शक के दायरे में आते हैं आसिफ अली जरदारी साहब, और ये शक का दायरा बकौल फ़खर दुरानी के, ये शक का दायरा आता है कि इन सब को जो डिटेल्स थी कैनाल्स की जो उस मीटिंग से लीक हुई है वो वहीं से गई है, और दर हकीकत यहां पर सिंध कार्ड खेलने की कोशिश की गई थी ताकि कुछ बड़ी जगहों पर बड़ी डील्स काटी जा सके। ये मैं नहीं कह रहा, ये खबर लीक हुई, और ये बात कही जा रही है कि उस सारे मुजाहिरों के बारे में जिस तरीके से कराची से लेकर सब जगह कहा जा रहा था कि आखिर इन मुजाहिरों को ऑपरेट कौन कर रहा है और सिंध गवर्नमेंट ने इतनी छूट क्यों दी गई है, तो अब ये राज फाश हो रहा है कि उसके पीछे दर हकीकत ये लोग थे। और पाकिस्तान के मुतल्लिका हलकों को ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम हुई है बकौल फ़खर दुरानी के कि ये सब के सब पीछे ऑपरेट वहीं से हो रहा था। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, जो बड़ी खबर मैं दे रहा हूं आपको जरा गौर से समझिएगा, सुनिएगा और संभालिएगा इस खबर को। अब इसी पर बहुत सारे लोग नाराज हैं कि जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा था उसे रोकने की साजिश क्या ऐवान सदर से हुई है या नहीं हुई है। ये एक बड़ा खेल। तो दर हकीकत ये मामला यहां पर आ रहा है। पहली खबर तो अब आपको जरा सा समझ में आ रहा होगा कि आसिफ जरदारी साहब पर जो बातें कही जा रही है वो बातें कहां से आई है, बकौल फ़खर दुरानी की। ये खबर का मवाद मैं आपको बता रहा हूं। अब आइए दूसरी बड़ी खबर की तरफ। और आपको भी मालूम होगा, जो लोग सिंध के अंदर रहते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा कि उसके बहाने कोई और कार्ड्स खेले गए हैं, कौम परस्त जमातें और दीगर लोग उस मामले में किस तरीके से इस्तेमाल हुई है, ये सारा का सारा खेल आपके सामने आ रहा होगा बकौल फ़खर दुरानी के। मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, खबर मेरी नहीं है। आइए दूसरी बड़ी खबर की तरफ। और दूसरी बड़ी खबर, इससे ज़्यादा तहलका अंगेज खबर मैं आपको दे रहा हूँ जो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। कराची में ज़मीनों के हवाले से अगर कोई नाम सामने आते हैं और ज़मीनों पर कब्जे के हवाले से बड़े नाम सामने आए, जिसमें सिंध के एक बड़े ही असर रसूख रखने वाले शख्स का भी जिक्र होता रहा कि वो इस सारे मामलात के पसे पर्दा हैं। आज के अखबारात ने इस हवाले से एक तहलका मचा दिया है, और तहलका इस हवाले से मचा दिया है कि एक डिप्टी कमिश्नर, एक कमिश्नर यानी कि एक डिप्टी कमिश्नर का नाम है जो साबिक डिप्टी कमिश्नर है, फयाज आलम सोलंगी, ने सिंध के तमाम अखबारात के अंदर अपनी माफ़ीनामा छपवाया है। अब माफ़ीनामा किससे है इस हवाले से नहीं, आपको मालूम होगा कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो जगहों पर कब्जे किए गए उसमें जो सबसे बड़े नाम आते थे वो किसी से ढके छुपे नहीं है। अब वहीं के डिप्टी कमिश्नर थे, और डिप्टी कमिश्नर थे फयाज आलम सोलंगी, और उन्होंने आज के अखबारात में एक खास इश्तिहार शाया किया। इश्तिहार देखिए, मैं फयाज आलम सोलंगी वल्द मोहम्मद अमीन सोलंगी साबिक डिप्टी कमिश्नर वेस्ट कराची इस तहरीर के जरिए बयान करता हूं कि मेरे साबका अशात शुदा बयानात मोरखा 20/5/2020 जो मुख्तलिफ अखबारात में मीर अली हसन जहरी के खिलाफ शाया हुए और जिनमें उन्हें ज़मीन पर कब्जा करने वाला जाहिर किया गया था वो गलत साबित हुए, और मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। आपकी और मेरी हैसियत क्या है? आपकी और मेरी हैसियत क्या है कि जब एक साबित डिप्टी कमिश्नर अपनी माफी हुआ था, और बादशाह सलामत ने कहा हुआ है क्योंकि तुमने अखबारात में मेरे खिलाफ बयान दिया था तो आप अखबारात में ही तुम मुझसे माफी को छपवाओ, तो इस मजबूत सिस्टम के होते हुए हमारी औकात क्या है?
तो हमारा चैनल बंद करने का जो मैंने इब्तिदाइया दिया, ये बातें वहां नागवार गुजरे रही हैं, बर्दाश्त नहीं किया जा पा रहा। जबकि सच और हकीकत है। एक डिप्टी कमिश्नर पांव में गिर, उससे कहा गया कि क्योंकि तूने बयानात, माफी उस सूरत में कबूल होगी जब तेरा बयान मेरे खिलाफ छपा था, तो तुझे माफी भी जो मांगनी है वो सरेआम पाकिस्तान के तमाम अखबारात में तू ये माफीनामा छपवाएगा। और छपा हुआ, ये देखो, ये सिंधी अखबार में भी छपा हुआ है, ये उर्दू अखबार में भी छपा हुआ है। ये है ताकत। अब ये ताकत कितनी मजबूत है आपको मालूम है? इस मुल्क के अंदर जहां पर गन्ने की काश्त होती है और यहां पर चीनी माफिया लोगों को ब्लैकमेल करता है। कैसे ब्लैकमेल करता है? ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि इस हुकूमत को शर्म नहीं आती है। 7.5 लाख टन चीनी इस मुल्क से बाहर भेजी गई। अभी इसी हुकूमत ने भेजी। कितनी भेजी? 7.5 लाख टन चीनी भेजी। और भेजने के बाद अब हुकूमत ये कह रही है कि जनाब चीनी हमारे पास कम है, हम 7.5 लाख वापस मंगवाते हैं। दाद दीजिए, क्योंकि ये बड़ा मजबूत माफिया है। इसमें कई शुगर मिल्स के बारे में आपको याद है, परवेज मुशर्रफ के जमाने में भी इस पर हुआ था और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जब चाहता है हुकूमत को डिक्टेट करता है। आपको याद है कि जब इमरान खान का दौर था और पंजाब काबीना ने बाकायदा चीनी बाहर भेजने की मंजूरी दी थी, और बाद में ये लोग क्या करते हैं, चीनी भेजते हैं, फिर उसी को इंपोर्ट करते हैं। चीनी की कीमत जो कि 120-130 रुपए तक मुख्तस थी, वो आज 180 रुपए से ज्यादा हो गई है और बहुत सारी जगहों पर 200 रुपए में नहीं मिल रही है। जानबूझ के किल्लत की, यहीं से पहले चीनी भेजी, यहीं से पहले चीनी भगा दी। इसमें कई फैक्ट्रियां जहांगीर तरीन की है, कई फैक्ट्रियां शरीफ बरादरान की है, और किसी से ढकी छुपी नहीं। आप एक काम कीजिए, सिंध के अंदर 9 बड़ी शुगर इंडस्ट्रीज हैं और ये 9 की 9 आपको मैं चैलेंज देता हूं, आप ओमनी ग्रुप के पास जाइए और ओमनी ग्रुप की वेबसाइट पर जाकर चेक कीजिए। अंसारी शुगर मिल, होस की शुगर मिल, लाड़ की, नोडेरो की, न्यू दादू की, न्यू ठट्टा, टंडोला यार, ये सारी शुगर मिल ओमनी ग्रुप के पास है। और ओमनी ग्रुप वो ग्रुप है कि जिसे आसिफ अली ज़रदारी साहब के बड़े करीब तस्वुर किया जाता है। और ये है अनवर मजीद की, यह है अनवर मजीद की, वहां पर शरीफ बरादरान के पास। हैरत अंगेज तौर पर अब यही लोग चीनी को इंपोर्ट करेंगे, यानी पहले एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट करेंगे। ये माफिया दिन ब दिन मजबूत था, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि परवेज मुशर्रफ के जमाने में भी जो रिपोर्ट आई थी वो भी आपके सामने मौजूद होगी। पकड़े ना गिरबान अवाम का। रोज यहां पर चीनी हर घर के अंदर इस्तेमाल होती है, 100 रुपए ज्यादा चीनी के दिए जा रहे हैं और ये मुनाफा कमा रहे हैं। आप खुद तस्वर कीजिए, ये स्कैंडल आपको 7 लाख टन चीनी का नजर आ रहा है। 7 लाख टन का मतलब आप समझते हैं, एक टन के अंदर 1000 किलो होता है, एक टन में 1000 किलो होता है। 7 लाख टन का मतलब क्या होता है? 7 लाख टन अगर 10 हो तो ये होता है तकरीबन 75 लाख। 75 लाख और उसके बाद अगर एक और जीरो आप बढ़ाएं तो ये होता है 7 करोड़ 50 लाख। एक जीरो और बढ़ाएं तो ये होता है 75 करोड़ किलो चीनी। कितनी? 75 करोड़ किलो चीनी। और अगर आप इसमें 10 रुपए का भी अगर आप मुनाफे को ऐड करते हैं तो ये मुनाफा बनता है 7.5 अरब रुपए का। और अगर आप जो मेरी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 100 रुपए का मुनाफे का अगर कहते हैं तो ये 75 अरब रुपए का मुनाफा कमाया जा रहा है। तसव्वुर कीजिए, आप तसव्वुर कीजिए, चीनी जाने और आने में 100 रुपए का मुनाफा, इसका मतलब है कि 75 अरब रुपए का मुनाफा इन शुगर मिल्स ने कमाया। और जिम्मेदार कौन है? हुकूमत की पॉलिसी। जब हम ये राज बताएंगे तो जाहिर सी बात है चैनल तो हमारा बंद होगा, तो होना ही है, तो हम बता कर ही जाएं। सही। और स्कैंडल से की, और फिर स्कैंडल से। आप कल मैंने एक शो किया था, मैंने कहा था वो कौन था जो एमक्यूएम का बड़ा लीडर पाकिस्तान आया अमेरिका से, बड़ा एमएनए, बड़ा मजबूत आदमी। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, कौन है बताते क्यों नहीं है? आप जग रहे बाबर गौरी थे, बाबर गौरी थे। और बताइए, और भी बहुत कुछ मुझे मालूम है। अगर जिस दिन तब जो खबर है वो तो दूंगा मैं, जिसको जितनी पाबंदियां लगानी है वो लगाता रहा, लेकिन खबर दी मैंने। अब आइए अगली खबर की तरफ। अब गवर्नर साहब पहुंचे वहां पर जहां पर बिल्डिंग गिरी है, वहां पर 2 एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे थे। एक वो कि जिनके जो बिल्डिंग गिर गई और जिसमें 27 अफराद जाँ बाक हुए, उनके मुतासिरीन खड़े हुए वहां मुजाहिरा कर रहे थे कि भाई खुदा का वास्ता है, हमारे अजीज़ो अकारिब मर गए, अब तो हमें कुछ सहारा दो। उनको सहारा देने के लिए कोई मौजूद नहीं है। और दूसरा, वो इमारतें जो इसके साथ करीब में मौजूद थी जो खाली करवा दी गई है, वो लोग कहाँ रहने के लिए जाएं, उनका भी कोई इंतजाम नहीं। कहा सरकारी स्कूलों के अंदर चले जाओ, सरकारी स्कूलों के अंदर चले जाओ। वहां मुजाहिरा हो रहा था। कामरान टेसूरी वहां पर पहुंचते हैं और वो कहते हैं भाई मैं आपको 80-80 गज का प्लॉट दे रहा हूं। अरे 80 गज का प्लॉट उन्हें जेडीसी वालों ने जिस गाड़ी से मारा है, जफर अब्बासी,
उसको भी तो जाकर देना। और वहां पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की कि जनाब यहां पर जाके मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं और मैं कहता हूं इनको 80-80 करोड़, इनको 80-80 गज के प्लॉट भी दे रहा हूं, जो जख्मी हुए इनकी मदद भी करता हूं, इनको 50-50 लाख भी दे रहा हूं। कहां है अली शेखानी उस जेडीसी के मामले में जो वहां पर पहुंचा? अब जब ये यहां पर पहुंचेगा मैं 80 गज का प्लॉट दे दूंगा। इनकी जिनके घर चले गए उनको आप 80 गज का प्लॉट देंगे उस जगह पर जिस घर की मालियत, इस जगह पर भी 50-50 लाख रुपए आप उनको एक शहर के बिल्कुल कॉर्नर में 50 दे देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? तो जाएंगे। उनकी तो डिमांड ये है कि भाई कम से कम 50-60 लाख रुपए तो हमें दो कि एक घर इतने में ही आता है जिस जगह पर आपने घर तोड़ा है, इससे कम में तो नहीं होगा। लेकिन सिंध हुकूमत इस पर खामोश। अब जब ये गए उधर तो ये इन्होंने सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोला, नहीं नहीं जी हम नहीं बोल सकते। यह है मफाहिमत, यह है मफाहिमत। लोगों की जान जाए लेकिन हम हक और सच इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इस वक्त अलाउ नहीं है, इजाजत नहीं। सिंध हुकूमत ने एक कमेटी बना दी कमिश्नर के उस पर, ने शामिर भुट्टो का रखा है एसबीसी का। आज वो अपनी उसी कमेटी का जो सीएमआई में थे उन्हीं मुश्ताक साहब को लेकर आज 4 घंटे बैठे रहे। अब नए तबादले, अपनी लॉबी बनाने की नई तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो जाके चेक कर लीजिएगा। खबर दे रहा हूं मैं आपको, खबर पे खबर दे रहा हूं, खबर पे खबर दे रहा हूं, खबर पे खबर दे रहा हूं। आज गवर्नर साहब का रवैया मौजूदा इस सारे सहाने पर यह था कि हम कोई सियासत नहीं करेंगे, हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि डंपर वाले मामले पे जो बात की थी उसके बाद अब कोई बात नहीं होगी। मसले सारे यह हैं कि इन मसाइल को हल कौन करेगा। ये सारे राज एक एक करके सामने आ रहे हैं। अभी और कहानियां मेरे पास बहुत बाकी हैं।